हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि ट्रेजरी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेजरी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि बैंक के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ताकि जो बैंक की लिक्विडिटी है वो मेंटेन रह सके, साथ ही साथ जो बैंक है वो मैक्सिमम रिटर्न कमाए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जितने भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको अच्छे तरीके से मिटिगेट किया जा सके और कम किया जा सके, ताकि जो बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, साथ ही साथ बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पर बनी रहे। ठीक है, तो ट्रेजरी मैनेजमेंट एक क्रिटिकल फंक्शन होता है जो कि इंश्योर करता है कि बैंक के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाए, साथ के साथ जो रेगुलेशंस हैं उनको भी प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो किया जाए, और जो भी हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बेसिकली बैंक के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके साथ अलाइन करते हुए होने चाहिए। तो बेसिक सा मतलब अगर हम जाने तो ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या है। ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर हम एक बैंक के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हैं, ताकि जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इन बैंक्स। तो बैंक्स के अंदर जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन जो है वो एक बैंक परफॉर्म करता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर बैंक अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि उसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को अच्छे तरीके से फुलफिल जो है वो कर पाए। देखो, लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब आपको कोई लायबिलिटी पे करनी हो तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। जैसे कि अगर मान के चलिए एक बैंक है, उसको यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जो है वो पे करने हैं, ठीक है, और उसके पास 200 करोड़ रुपए जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो आसानी से इस लायबिलिटी को पे कर सकती है। तो हम करेंगे कि बैंक की जो लिक्विडिटी है वो बहुत अच्छी है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर बैंक इस चीज को ही इंश्योर करता है कि उसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी अवेलेबल हो, जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। जैसे कि अगर कोई विड्रॉवल हो गया या फिर कोई पेमेंट करनी है कस्टमर के बिहाफ पर, तो इन सभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जा सके। जब हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग जो कैश इनफ्लोज होते हैं, आउटफ्लोज होते हैं बैंक के, उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि हमारे पास एडिक्यूट रिजर्व जो है वो मेंटेन रहे, यानी कि हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल जो है वो कर सके। साथ ही साथ जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी हम यहाँ पर फुलफिल कर सके। तो ये चीज़ भी आपकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाती है। उसके बाद है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ALM जो है वो कहते हैं। देखो, जब एक बैंक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो उसकी बहुत सारी एसेट्स क्रिएट होती हैं और बहुत सारी लायबिलिटीज भी क्रिएट होती हैं। जैसे बैंक जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है या फिर टर्म डिपॉजिट है, तो वो बैंक की लायबिलिटी होती है। ठीक है, और जब बैंक इस पैसे को लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में कस्टमर को देता है तो वो बैंक के लिए एक एसेट्स होती है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर एक बैंक जो है वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि बैंक कोशिश करता है कि जो एसेट्स हैं और जो उनकी जो लायबिलिटीज है, उनकी जो मेच्योरिटी डेट हो वो एक दूसरे के अलाइन हो, यानी कि एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे अगर मान के चलिए बैंक है, उसको यहाँ पर कोई डिपॉजिट की रीपेमेंट करनी हो, तो उसने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए थे वो भी मेच्योर हो जाने चाहिए, ताकि उससे पैसा लेकर बैंक यहाँ पर अपने लायबिलिटीज की पेमेंट जो है वो कर सके। जब भी यहाँ पर मिसमैच आ जाता है, जैसे कि मान के चलिए लायबिलिटीज की जो मेच्योरिटी वो 2 साल है और उस पैसे से जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया, उस एसेट की जो मेच्योरिटी वो 5 साल है, तो 2 साल पे आपको पेमेंट करनी है, पर पैसा आपको वापस कब मिलेगा? 5 साल के बाद। ये मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी
लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज हो जाता है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर एक बैंक अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में बैलेंस बिठाता है, उसके जो मेच्योरिटी पीरियड होते हैं वो एक दूसरे के अलाइन करता है, ताकि किसी भी तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, गैप एनालिसिस और ड्यूरेशन एनालिसिस जैसे टूल्स का यूज करता है, जिससे वो ये जो मेच्योरिटी मिसमैचेस होते हैं बैंक के पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के जो मेच्योरिटी पीरियड्स होते हैं उनमें जो मिसमैच होता है उसको वो मॉनिटर करता है, एड्रेस करता है और कोशिश करता है कि मेच्योरिटी पीरियड एक दूसरे के अलाइन जो है वो हो जाए। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ना बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिसाइड होती है कि बैंक कितना फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा और कितना प्रॉफिटेबल जो है वो रहेगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देखो, बैंक के पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं वो उस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो बैंक है वो कोशिश करता है कि जो सरप्लस फंड्स है वो इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए जाए कि उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ठीक है, साथ के साथ उनका जो रिस्क हो वो भी यहाँ पर कम से कम हो, यानी कि हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिले और जो रिस्क है वो कम से कम जो है वो हो सके। तो इसके लिए हमें रिस्क और रिटर्न के बीच में एक बैलेंस जो है वो बिठाना पड़ता है। साथ के साथ ध्यान रखना है कि आप जो रिस्क ले रहे हो, बैंक जो रिस्क ले रहा है वो रेगुलेटरी गाइडेंस के अंडर ही रहनी चाहिए। ठीक है, जितना आपको बोला गया है आप उससे ज़्यादा रिस्क ना लो। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो आप सभी को पता होगा कि जो बैंक्स है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसे कि ये तो खुद भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, साथ के साथ ये कस्टमर के बिहाफ पर ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करती है, करेंसी को कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं इसकी वजह से करेंसी रिस्क जो है वो अराइज होता है, जिसे फेस करना पड़ता है बैंक को। जैसे एग्जाम्पल के मान के चले, एक एक्सवाइजेड बैंक है, ठीक है, उसके पास $100 है और इस समय जो रेट चल रहा है वो चल रहा है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, अब फ्यूचर में जाकर हो सकता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से इसको लॉस हो सकते हैं फ्यूचर में जाकर। तो इस तरह को रिस्क को मैनेज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो बैंक होता है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्पॉट, स्वैप ऑप्शन का यूज करता है, ताकि वो इस करेंसी रिस्क जो है वो मैनेज कर सके। और इन सभी के बारे में ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट उसमें पढ़ लिया था और कैसे रिस्क को मैनेज किया था उसका पूरा प्रोसेस भी समझाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया है तो देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लेक्चर को भी जरूर जाकर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, साथ के साथ ये करेंसी ट्रेडिंग जो होती है क्लाइंट्स के बिहाफ पर उसको भी परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि जितनी भी करेंसी की ट्रेडिंग की जा रही है, बाइंग और सेलिंग की जा रही है, वो सही तरीके से की जाए, ताकि जो बैंकों की जो फॉरेन एक्सचेंज नीड्स हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रह सके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। देखो, बैंक कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे वो लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहां पर बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है। ठीक है, और इस रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना जरूरी होता है। देखो, बैंक का काम ही ऐसा है कि उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर बैंक रिस्क लेना छोड़ देगा तो वो अपना काम सही से कर नहीं पाएगा। अब क्या ऑप्शन बचा बैंक के पास कि वो रिस्क जो ले रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करे, यानी कि सही तरीके से रिस्क ले ताकि उसको लॉस यहाँ पर ना हो। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली जो भी रिस्क होते हैं जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि एक बैंक फेस कर रहा होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है और उनको मिटिगेट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। कभी भी आप रिस्क को 100% तो मिटिगेट नहीं कर सकते हो, पर आप कोशिश कर सकते हो कि रिस्क कम से कम हो। जैसे अगर पहले 100% रिस्क था तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप 20% तक रिस्क को जो है वो पहुंचा दो, कुछ यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट वगैरह का आप यूज जो है वो कर सको। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को जो है वो इंप्लीमेंट करता है और ध्यान रखता है कि ये जो पॉलिसीज है वो बेसल नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस करती हो, आरबीआई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लायंस करती हो। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जैसे कि स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस, जिसका यूज करके बैंक स्टिमुलेट करता है कि फ्यूचर में क्या क्या एडवर्स मार्केट कंडीशंस रहने वाली है और उसका बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और उस चीज को देखते हुए पहले से ही यहाँ पर जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर ये चीज हुई तो ये करेंगे, ये चीज हुई तो ये करेंगे, जिससे वो रिस्क से बच पाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल एडुकेसी। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो बैंक है उनको एक मिनिमम कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनसे अगर बैंक को कोई लॉस होता भी है तो उस लॉस को कवर कर पाए और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह पाए। ठीक है, तो
कैपिटल एडुकेसी के अंदर ट्रेजरी मैनेजमेंट यही इंश्योर करता है कि आरबीआई की जितने भी यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल जो है वो किया जा सके, यानी कि मिनिमम कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखी जा सके। जैसे मान के चलिए अगर रिस्क वेटेड एसेट 10 करोड़ है और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो 10%, तो मिनिमम 10 करोड़ रुपए उसे कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस का काम है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट वाले करते हैं। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो टायर 1 और टायर 2 कैपिटल लेवल है उनको भी मेंटेन करके रखा जा सके। फिर आता है फंडिंग मैनेजमेंट। फंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, बैंक को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इन फंड्स को रेज करने का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर एक बैंक चाहती है कि उसको सस्ते दामों पे लोन मिल जाए, फंड्स मिल जाए, ठीक है, जिससे उनकी जो फंडिंग की कॉस्ट है वो कम आए, तो यहाँ पर जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो बैंक बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज है फंड को रेज कर सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट, बॉन्ड और इंटरबैंक लोन। ट्रेजरी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो बैंक का फंडिंग बेस हो वो डिवर्सिफाइड हो, यानी कि जो बैंक है वो किसी सिंगल सोर्स से फंड रेज ना करे, एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंसी ना हो बैंक की, बल्कि वो मल्टीपल सोर्सेज से फंडिंग रेज करे, जिससे उनकी जो ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट है वो कम रहे और बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। तो मेन फोकस क्या होता है इस फंक्शन का ट्रेजरी मैनेजमेंट के, कि एक हेल्दी मिक्स ऑफ फंडिंग सोर्सेज का मेंटेन जो है वो किया जा सके, ताकि जो बैंक के ऑपरेशन है उनको सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर डेरिवेटिव्स एंड हेजिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोलता कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऐसी थोड़ी होती है, उसके लिए हमें बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोजेक्ट और हेजिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो बहुत सारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, स्वैप, फॉरवर्ड का यूज करता है, ताकि वो इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क को हेज कर पाए, उसको मैनेज जो है वो कर पाए। ठीक है, तो डेरिवेटिव और हेजिंग का जो फंक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो वोटैलिटी है यहाँ पर अर्निंग के अंदर उसे मिनिमाइज किया जा सके। यानी कि देखो, इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आता है तो उससे बैंक की जो अर्निंग है उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, और कभी कम भी हो सकती है अर्निंग, जैसे पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था, अब 5% भी हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क से बचने के लिए जो यहाँ पर बैंक्स होती है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का यूज है वो करते हैं। साथ के साथ बैंक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको स्टेबलाइज करने में भी डेरिवेटिव्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। अब बात करेंगे सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट फॉर ट्रेजरी। तो ये जो ट्रेजरी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, इससे हम प्रॉफिट यहाँ पर कैसे जो है वो कमा पाते हैं। ठीक है, तो पहला सोर्स है इन्वेस्टमेंट। देखो, ट्रेजरी के अंदर जब हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो बैंक होता है वो अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो प्रॉफिट कमाता है। कैसे प्रॉफिट कमाता है? तो मेनली देखो, वो क्या करता है कि कोई जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान के चलिए उसके पास जो डिपॉजिट्स है उसके ऊपर 6% का वो इंटरेस्ट पे करता है, और उस पैसे से उसने एक बॉन्ड खरीद लिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसके ऊपर उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो 1% का डिफरेंस है ये बैंक का प्रॉफिट है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलिए एक बैंक है, ठीक है, एक्सवाइजेड बैंक है, उसने 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट किया। ठीक है, जिसके ऊपर वो 5% यहाँ पर पे करता है इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर इसको 5 करोड़ रुपए जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके बाद ये जो 100 करोड़ है उसने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जहां पर उसको 10% का इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, तो देखो इसका जो कॉस्ट है वो है 5 करोड़, पर मिल इसको कितना रहा है 10 करोड़, माइनस कर दोगे तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा यहाँ पर 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो पहला जो सोर्स ऑफ प्रॉफिट है ट्रेजरी के अंदर वो है इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आपका स्प्रेड। स्प्रेड क्या है? देखो, जो बैंक होता है वो मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करता है और फंड बोरोविंग भी करता है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट भी करेगा और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू भी करेगा फंड रेजिंग करने के लिए। तो स्प्रेड बैंक को यहाँ पर कैसे मिलता है? तो बेसिकली बैंक क्या करता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बोरोविंग करता है मनी मार्केट से। जैसे मान के चलिए उसने 5% के रेट के ऊपर बोरोविंग की, फिर उस पैसे को वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देता है हायर रेट के ऊपर। जैसे उसने बोरोविंग तो 5% के ऊपर की, ठीक है, मनी मार्केट से, और उसने इन्वेस्ट 6% पे कर दिया, तो 1% का उसका यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट रहता है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका आर्बिट्रेज। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखो, आर्बिट्रेज के अंदर अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, आर्बिट्रेज का मतलब है कि दो मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसका फायदा उठा के प्रॉफिट कमाना। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है ए, उसने एक्स मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा 20 रुपए का और वाई मार्केट में जाकर 40 रुपए का बेच दिया, तो ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है ये कैसे मिला? आर्बिट्रेज के थ्रू।
ठीक है। अब बैंक के केस में कैसे ये काम कर रहा है, तो देखो मान के चलिए एक बैंक है, उसने क्या किया, रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसके ऊपर उसको डॉलर में इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि लाइबोर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और इस डॉलर को मेच्योरिटी के ऊपर मान के चलिए उसने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीनों के बाद किया है, यानी कि 3 महीनों के बाद वो इन डॉलर्स को फिर से रुपीज में जो है वो कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है। अब जब बैंक ऐसा करता है तो जब उसने डॉलर्स को वापस से रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो जब जो भी उसको लाइबोर मिला प्लस जो भी फॉरवर्ड प्रीमियम था, अगर वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा, ऐसे समझिए कि अगर मान के चलिए यूएसए में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% का मिल रहा है, ठीक है, और जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है, ठीक है। तो आपने 10% पे बॉर्विंग की और 12% में जाकर इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका जो डिफरेंस है 2% का, ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, आर्बिट्रेज। उसके बाद रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू भी एक तरह का आर्बिट्रेज ही होता है। कैसे काम करता है, मान के चलिए एक बैंक है, उसने एक ट्रिपल ए रेटिंग बॉन्ड को खरीदा। ये रेटिंग बेसिकली क्या है, क्रेडिट रेटिंग है, बॉन्ड्स को क्रेडिट रेटिंग जो है वो दी जाती है, जिससे पता लगता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है या फिर बुरा है, उसकी फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ठीक है। और इस बॉन्ड पे बैंक को 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और सेम सेम एक और बॉन्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर 6.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी जो ट्रिपल रेटिंग, उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी ट्रिपल है, और इसका मेच्योरिटी पीरियड भी सेम है। बैंक ने क्या किया, इस बॉन्ड को सेल किया और इस बॉन्ड को वाइप कर लिया, जिससे इसको 0.5% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव वैल्यू था, जहां पर जो बैंक है वो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए क्या करता है, एक बॉन्ड को सेल कर देता और सेम रेटिंग और मेच्योरिटी पीरियड वाले दूसरे बॉन्ड को खरीद लिया, जिसके ऊपर उसको ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होता है, देखो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेनली जो है वो फोकस करती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी जो सिक्योरिटीज हैं और जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं उनका फायदा उठाती है बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे मान के चलिए एक बैंक है, उसने 7 दिनों के लिए एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की और उसका जो प्राइस था वो था 150 रुपीज, ठीक है। 7 दिनों के बाद जब सेल करने की बारी आई तो उसका प्राइस हो गया 200, ठीक है। तो उसने 200 रुपये पे सेल कर दिया और उसे यहाँ पर 50 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो गया, कितने का, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होता है, ठीक है। इसका फीचर क्या है, तो मेनली आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो, आपका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर सिक्योरिटी और फॉरेक्स के प्राइसेस में जो भी चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसका फायदा उठाकर प्रॉफिट अर्न करना, जैसे नॉर्मल स्पेकुलेटर जो है वो करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर को भी ट्रेजरी प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गए, तो जो बैंक है वो अपने कस्टमर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो बैंक है वो क्लाइंट्स के जितने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सके और क्लाइंट का जो रिस्क है वो कम से कम हो, ठीक है। अब ये काम बैंक फ्री में नहीं करता, बदले में एक फीस जो है वो अपने कस्टमर से जो है वो चार्ज करता है, या फिर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक मार्जिन जो है वो रखता है, जैसे कि 2% 3% का कमीशन वगैरह, ठीक है। और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रॉफिट जो होता है बैंकों के लिए, ठीक है। ट्रेजरीज जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी जो है वो परफॉर्म करते हैं, जहां पर वो क्लाइंट के बिहाफ पर जितने भी कैश और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन है उनको जो है वो परफॉर्म करते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, और जिसके ऊपर उनको एक अच्छा खासा मार्जिन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करेंगे आरबीआई के मेजर्स के। देखो जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी कोशिश रही है कि हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंटीग्रेट जो है वो कर सके, यानी कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है पहुंच सके, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर जो है वो लिए हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो मेजर है वो है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो देखो जैसे ही 1991 के बाद लिबरलाइजेशन की गई थी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की गई थी, ग्लोबलाइजेशन की गई थी, तो जो बैंक्स है ना उनको फ्रीडम दे दी गई थी कि अब से वो इंटरेस्ट रेट खुद से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपने सेविंग डिपॉजिट के ऊपर, टर्म डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है वो बैंक खुद से डिसाइड कर सकते थे। इससे पहले ये काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता था, तो एक इंपॉर्टेंट मेजर है। उसके बाद जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन है
उनकी भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन की गई थी। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो अननेसेसरी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा सिंपल जो है वो बना देना, ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत जो है वो ना आए। ठीक है, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में की जानी होती है, जैसे कि एफडीआई वगैरह, उसके ऊपर जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन थे, रूल्स है, उनको थोड़ा सा लिबरल बनाया गया था। ठीक है, साथ के साथ जो इंडियन कॉर्पोरेट्स थे उनको भी परमिशन दे दी गई थी कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इंडिया की कोई कंपनी जो है वो यूएसए से भी फंड रेज जो है वो कर सकती है अपने शेयर्स वगैरह को इशू करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एंड यूज ऑफ फंड्स था, यानी कि अगर मान के चलिए कोई इंडियन कॉर्पोरेट है, वो ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के द्वारा या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्बिंग के द्वारा अगर वो फंड रेज करती है इंटरनेशनल मार्केट से, ठीक है, तो वो इस फंड को किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको थोड़े से रिलैक्स जो है वो कर दिया गया था। एंड यूज ऑफ फंड्स का मतलब है कि आपने इनके थ्रू जो फंड रेजिंग किया उसको कैसे यूज करोगे, तो इसके ऊपर पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, पर गवर्नमेंट ने अब उसे जो है वो हटा दिया है। साथ के साथ यहाँ पर परमिशन दे दी गई है बैंकों को कि अगर उनके एफ सी एन आर अकाउंट या फिर ई एफ सी अकाउंट या फिर आर एफ सी अकाउंट, इसके अंदर कोई भी फंड्स है ना, तो वो उस फंड्स को ओवरसीज मार्केट में भी जो है वो इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंकों को ये भी परमिशन दे दी गई कि वो यहाँ पर फॉरेन करेंसीज में अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, यानी कि वो फॉरेन करेंसी को अपने पास होल्ड करके जो है वो रख सकते हैं और उस पैसे को वो ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो बताई गई थी, और उस मैक्सिमम लिमिट को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे बैंक के, वो जो है वो सजेस्ट करते हैं, यानी कि डिटरमाइन जो है वो करते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये जो फॉरेन करेंसी फंड्स हैं, अगर मान के चलिए एक बैंक ने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर किसी बैंक के पास अपना नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया हुआ है और उसके अंदर कोई सरप्लस फंड है, तो उस सरप्लस फंड को बैंक यूज कर सकता है लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए। और ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ये बेसिकली इंडियन रेजिडेंट या फिर कोई यहाँ पर इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर ज्वाइंट वेंचर जो कि अब्रॉड में काम कर रही है, उसको जो है वो दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि नोस्ट्रो अकाउंट में अगर एक्सेस बैलेंस है, सरप्लस बैलेंस है, तो उसको लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में रेजिडेंट या फिर अगर कोई कंपनी है जिसके ऊपर ऑनरशिप रेजिडेंट की है, तो उसे जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, बैंकों को यह भी अलाउ कर दिया गया कि वो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका मेंबर है, वहां से फंड्स को बोरो जो है वो कर सकती है। या फिर अगर कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको एक से ज्यादा गवर्नमेंट ने मिलकर जो है वो इस्टेब्लिश किया है और एक से ज्यादा गवर्नमेंट्स की या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर शेयर होल्डिंग है, तो उससे भी वो फंड्स को बोरो जो है वो कर सकते हैं, यानी कि लोन वगैरह ले सकते हैं। बैंकों और कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर परमिशन दे दी गई थी कि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी जो है वो डील कर सकते हैं, पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए जो है वो करेंगे। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, जैसे कि ट्रेजरी बेस वगैरह, वहां पर रैपो और रिवर्स रैपो को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। हालांकि ये सभी के लिए नहीं था, कुछ खास टाइप की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उनके लिए लेकर जो है वो आया गया था। साथ के साथ बैंकों के यहाँ पर परमिशन दी गई थी कि वो क्रॉस करेंसी पोजीशन को इनिशिएट जो है वो कर सकते हैं ओवरसीज मार्केट के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि वो करेंसी को एक कन्वर्ट करने का काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चीज को भी फोकस में लेकर आया गया कि अब जो एक्सचेंज रेट हम यूज करेंगे वो मार्केट डिटरमाइन होना चाहिए। पहले जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता था, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, पर हमारी जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है, उन्होंने अलाउ कर दिया कि अब से जो एक्सचेंज रेट होगा वो हम यूज करेंगे वो वाला एक्सचेंज रेट जो कि मार्केट के द्वारा डिटरमाइन जो है वो किया जाएगा, यानी कि सप्लाई और डिमांड के जो डायनामिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो फंड्स को बोरो जो है वो करेगी। ठीक है, साथ के साथ बैंकों को, यानी कि जो ऑथराइज डीलर्स हैं, यानी कि वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑथराइज डीलर्स हैं, उनको भी परमिशन दे दी गई थी कि वो आपस में बॉर्बिंग लैंडिंग वगैरह कर सकती है, यानी कि एक ऑथराइज डीलर अगर दूसरे ऑथराइज डीलर से बॉर्बिंग करना चाहती है तो वो बॉर्बिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ बैंकों को ये भी फ्रीडम दी गई थी कि वो अपनी ओपन पोजीशन लिमिट्स को भी जो फिक्स कर सकते हैं, साथ के साथ जो एग्रीगेट गैप लिमिट्स है उनको भी फिक्स कर सकते हैं, उनमें पूरी फ्रीडम दी गई थी। हालांकि यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल लेना जो है वो जरूरी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो स्कोप और फंक्शंस क्या है ट्रेजरी मैनेजमेंट के, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रेजरी एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखो जब हम ट्रेजरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जब हम ट्रेजरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसको हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ट्रेजरी एसेट्स और एक होता है ट्रेजरी लायबिलिटीज। ठीक है,
तो अगर हम एक बैंक की बैलेंस शीट की बात करें तो उसको हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज का पोर्शन, और एक होता है नॉन ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि एक बैलेंस शीट के अंदर आप जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज देखते हो बैंकों की, उसमें से कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, और कुछ जो है वो नॉन ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो होते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगर हम इन जनरल यहाँ पर जो है वो बात करें तो कोई भी ऐसी एसेट या फिर लाइबिलिटी जो है जो कि इंटर बैंक मनी मार्केट की ट्रांजेक्शन से क्रिएट हुई है, तो वो आपकी यहाँ पर ट्रेजरी एसेट और लाइबिलिटी जो है वो कहलाएगी। या फिर अगर उस एसेट और लाइबिलिटी को हम असाइन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी आपका पार्ट होता है ट्रेजरी पोर्टफोलियो का, यानी कि वो भी आपके ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो होती है। और इसके अलावा जितने भी एसेट्स होती है वो आपकी नॉन ट्रेजरी एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो रहती है। अब बात करेंगे पहले हम ट्रेजरी एसेट्स की। तो अगर कोई भी यहाँ पर तो ट्रेजरी एसेट्स बेसिकली मार्केटेबल होती है, ट्रेडेबल होती है, यानी कि हम आसानी से उसको मार्केट में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अनदर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ट्रेजरी एसेट्स होती है वो मार्क टू द मार्केट होती है, यानी कि ट्रेजरी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसको हम मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करते हैं, ताकि हम इन एसेट्स की करंट मार्केट वैल्यू को जान सके। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपकी जो भी यहाँ पर एसेट की वैल्यू है, जैसे आपने उसको परचेज किया था 50 लाख पे और फिर मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गई, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आई उसके हिसाब से इस वैल्यू को एडजस्ट करोगे। मान के चलिए आप जो वैल्यू होगी वो 60 लाख रुपए की, ये 60 लाख रुपए आपकी करंट मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट हुए हैं, और ये जो एग्रीमेंट है वो बैंक और बॉर्वर के बीच में हुए, तो ये आपके ट्रेजरी एसेट्स का पार्ट नहीं होते, ये आपके नॉन ट्रेजरी एसेट जो है वो होते हैं। ऑन द अदर हैंड कोई अगर यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसको मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, तो वो आपकी ट्रेजरी एसेट जो है वो कहलाती है। अब बात करेंगे ट्रेजरी लायबिलिटीज की। ट्रेजरी लायबिलिटीज क्या होती है, देखो अगर मान के चलिए यहाँ पर बैंक है, उसने मनी मार्केट से कोई भी यहाँ पर बोरविंग की है या फिर बॉन्ड मार्केट से कोई भी बोरविंग की है, जैसे उसने बैंक से बोरविंग कर ली है या फिर किसी कॉर्पोरेट से बोरविंग कर ली है कमर्शियल पेपर के थ्रू, तो वो आपकी ट्रेजरी लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी। उसके बाद ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, चाहे ये करंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है, ये आपके ट्रेजरी लायबिलिटी जो है वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये मार्केट बोरविंग से क्रिएट नहीं किए गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई इंटर बैंक मनी मार्केट कोई ट्रांजेक्शन है, उससे कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग की वजह से, तो वो ही सिर्फ आपकी ट्रेजरी एसेट और लायबिलिटी जो है वो रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ बैंक ट्रेजरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम अब लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे ट्रेजरी प्रोजेक्ट्स में आते हैं। पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक ट्रेजरी। डोमेस्टिक यानी कि जो क्रिएट हुई है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हमने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म जो है वो की है। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका एसेट, प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले हम एसेट प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो इसके अंदर कॉल और नोटिस मनी लैंडिंग। देखो कॉल और नोटिस मनी लैंडिंग क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बैंक है सिर्फ एक दिन के लिए किसी दूसरी बैंक को फंड्स लेंड करना चाहती है, तो वो आपका कॉल मनी होता है। अगर 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करना चाहती है एक बैंक दूसरी बैंक को, तो वो आपका नोटिस मनी जो है वो कहलाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक टर्म मनी लैंडिंग भी होता है। अगर 14 दिन के बाद यानी कि 15 दिनों से लेकर 1 साल तक अगर कोई बैंक दूसरी बैंक को लैंड करना चाहती है, तो वो टर्म मनी लैंडिंग होती है। या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी होता है, यानी कि एक बैंक दूसरी बैंक के पास अपने पैसे को डिपॉजिट करवाती है। उसके बाद अगर एक बैंक ने सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया या फिर कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट किया, कमर्शियल पेपर में आपको बता दूं ये आपका एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नॉर्मली जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इशू करते हैं। इसके बाद इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो गया। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के अंदर एक बैंक अपने लोन्स एंड एडवांसेस को दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देता है, सेल कर देता है, ताकि जो रिस्क है वो कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उनको एक बार जाकर यहाँ पर जरूर यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद कोई डेरिवेटिव यूशंस, प्रॉमिसरी नोट है या फिर बैंकर्स और कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस है, रिवर्स रेपो है, सीबीएलओ है, बैक लैंडिंग थ्रू सीसीआईएल ये है, या फिर एसएलआर बॉन्ड हो गए जैसे कि इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो
अगर इनको आरबीआई ने नोटिफाइड किया है तो ये एसएलआर बॉन्ड के अंदर आएगी, और बैंक जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये आपका ट्रेजरी एसेट प्रोडक्ट के अंदर आएगा। उसके बाद कुछ नॉन एसएलआर बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किए गए, बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा इशू किए गए, कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए गए। उसके बाद स्टेट लेवल इंटरप्राइज ने अगर कोई सिक्योरिटी को इशू किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि एसेट बैक सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, लिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो ये सारे आपके एसेट प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं जो कि डोमेस्टिकली क्रिएट हुए होते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पर लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर कॉल नोटिस मनी बॉर्बिंग, टर्म मनी बॉर्बिंग, सीडी इश्यूज, ठीक है। अब देखो एक चीज आप देखो, ये सारी चीजें सेम है, अगर आप ध्यान दो तो यही सेम चीजें हमने एसेट में भी पढ़ी थी। देखो वहां पर वर्ड यूज किया गया था लैंडिंग। जब भी बैंक लैंडिंग करती है तो वो एसेट होती है, जब बैंक बॉर्विंग करती है तो वो लायबिलिटी होती है। तो अगर सेम चीज से बैंक बॉर्विंग करी है, जैसे कि एक दिन के लिए किसी दूसरे बैंक से बॉर्विंग करी है, या फिर 2 से लेकर 14 दिन के लिए बॉर्विंग करी है, तो वो आपका लायबिलिटी प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। उसके बाद अगर बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया है, या फिर कोई इंटर बैंक सर्टिफिकेट है, या फिर रेपो है, सीबीएलओ बैक बॉर्विंग थ्रू सीसीआईएल है, या फिर रीफाइनेंस किया उसने आरबीआई से भी, नाबार्ड, एक्सिम बैंक या फिर एनएचबी से, यानी कि उसको पैसा मिला है बैंक को। रीफाइनेंस के अंदर क्या होता है कि ये जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होती है ना, ये बैंकों को फाइनेंस देती है ताकि ये आगे जो एक्चुअल बॉर्वर्स है उनको पैसा जो है वो दे सके। तो बैंक ने इनसे जो भी पैसा लिया वो बैंक के लिए एक तरह का लोन होता है। उसके बाद जो टायर 2 बॉन्ड्स होता है जिसको बैंक इशू करते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। ये सब थी डोमेस्टिकली। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से कौन सी ट्रेजरी एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होती है। इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा इंटरबैंक। इंटरबैंक के अंदर आता है स्पॉट करेंसी। स्पॉट करेंसी क्या होता है, देखो सपोर्ट करेंसी का मतलब है कि आप इमीडिएट बेसिस पे करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि आप इमीडिएट बेसिस पे रुपीस को डॉलर्स में जो है वो कन्वर्ट करे, और जो रेट है वो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट करेंसी कहलाता है। उसके बाद कैश, अगर फॉरेन करेंसी बैंक ने होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास फिजिकल फॉर्म में तो वो कैश आ जाएगा। उसके बाद टॉम, अगर ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है वो ट्रेड डेट के नेक्स्ट डे सेटल हो रही है, जैसे आपने ट्रेड किया आज 15 तारीख को, और ये जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो रही है 16 तारीख को, और ये 16 तारीख एक वर्किंग डे है, तो ये आपका टॉम जो है वो कहलाएगा, यानी कि टुमारो जो है वो कहलाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इसका क्या मतलब है, देखो फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो फॉर आपस में करेंसीज को बाय और सेल करेंगे एक फ्यूचर डेट के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर। जैसे मान के चलिए ए और बी है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो ए है वो बी को यूएसडी डॉलर सेल करेगा 100, प्राइस क्या होगा 1 यूएसडी इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो 6 महीनों के बाद सेटल की जाएगी, तो ये आपका फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड एग्रीमेंट कहलाएगा। और जिस रेट पे, यानी कि जिस एक्सचेंज रेट पर ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाएगा वो आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड फॉरवर्ड के अंदर 2 ट्रांजेक्शन की जाती है। एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे ए और बी पर्सन है, ठीक है। तो अगर हम ए की एग्जाम्पल लें तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड के अंदर क्या होगा, पहले ये अपना जो करेंसी है उसको सेल करेगा या फिर बाय करेगा। मान के चलिए इसने पहले करेंसी को सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया, साथ के साथ ना वो सेम करेंसी को बाय करने का भी एग्रीमेंट जो है वो कर लेगा। जैसे मान के चलिए इसने बोला कि 1000 यूएसडी डॉलर वो बी को 6 महीनों के बाद जो है वो सेल करेगा, एक्सचेंज रेट होगा आपका 1 यूएसडी इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है। साथ के साथ ये एग्रीमेंट ये भी कर लेगा कि वो 1000 यूएसडी डॉलर को बाय भी करेगा उस एक अलग से एक्सचेंज रेट के ऊपर या फिर सेम एक्सचेंज रेट के ऊपर फ्यूचर में, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो इसको हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो है वो कहते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज प्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन बोर्विंग, अगर यहाँ पर कोई भी फॉरेन करेंसी प्लेसमेंट है, जैसे कि मान के चलिए फॉरेन करेंसी में लोन दिया जा रहा है या फिर फॉरेन करेंसी में बोर्विंग की जा रही है, ठीक है, तो वो आपका इस कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मर्चेंट। अगर बैंक यहाँ पर किसी मर्चेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, फॉरेन मर्चेंट के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, इंपोर्टर के साथ, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सारी आपकी ट्रेजरी एसेट्स और लायबिलिटीज प्रोडक्ट है। तो चाहे ये जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच के थ्रू इनिशिएट हुई है या फिर फॉरेक्स ट्रेजरी के थ्रू अरेंज की गई है, इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं। पहला देखो प्री शिपमेंट फॉरेन क्रेडिट। प्री शिपमेंट फॉरेन क्रेडिट का क्या मतलब है, अगर कोई एक्सपोर्टर है वो फॉरेन कंट्री के अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो एक्सपोर्ट करने से पहले उसे फंड्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो जो बैंक है वो फॉरेन करेंसी के अंदर प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो दे सकता है और ये एसेट की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर आता है फॉरेन करेंसी बिल परचेज। एक बैंक जो है
वो फॉरेन करेंसी का बिल भी जो है वो परचेज कर सकती है या फिर ड्राफ्ट भी परचेज कर सकती है किसी इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये एक तरह की लायबिलिटी हो जाती है। उसके बाद फॉरेन करेंसी लोन, जो बैंक है वो आपके जो अपने जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि खास करके जो नॉन रेजिडेंट है या फिर जो बिजनेस है जिनको फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, उनको जो है फॉरेन करेंसी में लोन वगैरह जो है वो दे सकती है। उसके बाद पोस्ट शिपमेंट फॉरेन क्रेडिट, तो एक जो एक्सपोर्टर है वो जब अपने गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर देता है उसके बाद भी उसको यहाँ पर फंड्स की जो है वो जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के अंदर बेसिकली जो गुड्स है वो शिफ्ट होने के बाद जो बैंक है वो लोन दे देता है किसे, एक्सपोर्टर को। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू एक इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन लैंडर से जो है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए लोन वगैरह जो है वो लेती है। और इसके बारे में हमने डिटेल में कैपिटल मार्केट का जो टॉपिक था उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, तो उसको जाकर एक बार जरूर गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। अब बात करेंगे डेरिवेटिव, कुछ यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस भी बैंक परफॉर्म करता है ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर, जिससे उसकी एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे कि पहला होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करता है दूसरी पार्टी के साथ, जैसे कि फिक्स्ड को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। उसका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, तो इसके अंदर ना जो इंटरेस्ट रेट है उसका एग्रीमेंट किया जाता है, यानी कि इसमें ना इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे एक बैंक है मान के चलिए एबीसी, और उसने एक एक्सवाइजेड बैंक से लोन लिया है, लोन लेना है उसने 6 महीनों के बाद, और उसने फिक्स कर दिया कि लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो 10% ही होगा, यानी कि मार्केट में जो चल रहा है वो मैटर नहीं करेगा, 10% इंटरेस्ट ही जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक फ्यूचर डेट पर जो है वो ट्रेड किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, यहाँ पर जो बायर होता है ऑप्शन का, उसके पास राइट होता है कि वो एक इंटरेस्ट रेट को फ्यूचर डेट पर बाय और सेल जो है वो कर सकता है दूसरी पार्टी को, पर ये सिर्फ राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है, वो चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद है करेंसी ऑप्शंस, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने जो डेरिवेटिव टॉपिक था, जो पिछला लेक्चर था, वो हमने डिस्कस किया। तो आप देख सकते हो कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें जो है वो आ रही हैं। तो पिछले लेक्चर्स को गो थ्रू करना, उसे अटेंड करना आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपके कॉर्पोरेट एसेट्स। क्या आते हैं आपके यहाँ पर कॉर्पोरेट एसेट, कुछ कॉर्पोरेट एसेट्स भी होते हैं, यानी कि जो बैंक है वो कॉर्पोरेट्स के साथ भी डील करती है। जैसे कि मान के चलिए कि एक कॉर्पोरेट है, उसने यहाँ पर सब्सिडरी में या फिर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए वो फंड्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी। ये जो ट्रेजरी है इसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो ट्रेडिंग है और जो आर्बिट्रेज है वो यहाँ पर की जा सके बॉन्ड और फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और उसका एडवांटेज लेकर प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रेडिंग आर्बिट्रेज है वो सही तरीके से हम कर सके, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। साथ के साथ जो पैसा आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है उसको आप इन्वेस्ट कर सको, जैसे कि आपके पास जो डिपॉजिट लायबिलिटीज है या फिर जो आपने इंटरनली कैश फ्लो जनरेट किए हैं, ठीक है, और उसको आप प्रॉपर तरीके से करंट या फिर फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर सको अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर रहते हुए, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो सके और आपका जो रिस्क है वो भी यहाँ पर कम हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट को फंड करना। बैलेंस शीट को फंड करना ये मैंने आपको बता दिया है कि जो भी पैसा आपको चाहिए उस पैसे को अरेंज करना, रेज करना, ठीक है। अब ये जो फंडिंग की जाएगी बैलेंस शीट की, ये करंट और फॉरवर्ड बेसिस पे जो है वो की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि जितने चीप रेट पर हमें पैसा मिल सके उतने चीप रेट पर हम पैसा को अरेंज करें। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आप ऐसे ही लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको महंगा लोन जो है वो मिलता है अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, पर अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपको जो फंड्स है वो काफी चीप रेट पे जो है वो मिल जाती है, यानी कि कम कॉस्ट पे जो है वो मिल जाती है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंक्रीज होती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो फॉरेक्स एसेट्स है और जो लायबिलिटीज है बैंक की, उसको इफेक्टिवली जो है यहाँ पर मैनेज किया जा सके, ताकि यहाँ पर जितने भी रिस्क वगैरह उसको हम मैनेज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सके, ठीक है। साथ के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जो ट्रेजरी रिस्क है उसको हम अप्रूव्ड लिमिट के अंदर ही रखें। जब भी आप ट्रेजरी मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वहां पर कई तरह के रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक तो इन रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया जाए और ध्यान में रखा जाए कि जो रिस्क है वो विद इन द लिमिट हो, हम लिमिट जो है वो क्रॉस ना करें, ठीक है। साथ के साथ अगर मान के चलिए नॉन ट्रेजरी एसेट या फिर लायबिलिटीज के साथ कोई भी फाइनेंशियल रिस्क जुड़ा हुआ है, तो उस फाइनेंशियल रिस्क के को असेस करने का काम, एडवाइस करने का काम और मैनेज करने का काम भी ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। यानी कि हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नॉन ट्रेजरी एसेट और लायबिलिटीज के साथ जुड़ा जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको हम प्रॉपरली असेस करके उसे जो है वो मैनेज
कर पाए, क्योंकि अगर इन पे हमें लॉस होता है तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। ठीक है, तो जितने भी ट्रेजरी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डीलिंग करते वक्त, क्लियरिंग करते वक्त, सेटलमेंट करते वक्त, रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और उसका यूज करें, ताकि हम अच्छे तरीके से ट्रेजरी ऑपरेशन को परफॉर्म जो है वो कर सके। साथ के साथ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं उनको भी हम यहाँ पर मेंटेन करके जो है वो रख सके, जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, जो भी यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट किया हो, और इसको हम करंट और फॉरवर्ड प्लानिंग बेसिस पे मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक जब फंड्स को इन्वेस्ट करेगा तो वो ध्यान में रखेगा कि उसको प्रॉफिट भी ज्यादा हो, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने से उसकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। देखो, अगर एक बैंक अपने पास ज्यादा फंड्स लिक्विड फॉर्म में रखता है तो उससे ना वो जो प्रॉफिट कमा सकता था उन्हें इन्वेस्टमेंट करके उसको गवा देता है, और अगर सारा पैसा वो इन्वेस्ट कर देगा तो उसे प्रॉफिट तो ज्यादा मिल जाएगा पर उससे उसकी लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो बैंक एक ऑब्जेक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट का ये भी रहता है कि हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, यानी कि हमें इस तरीके से सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट करना है कि हमारी लिक्विडिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, साथ की साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। ठीक है, साथ के साथ उसके बाद जो बैंक है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट को यूज करके इस ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है कि वो बेस्ट टर्म के ऊपर फंड्स को जो है वो बोरो कर सके मार्केट से। ठीक है, जैसे देखो, जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हो कोई भी, तो आपको बेस्ट सामान बेस्ट प्राइस पे मिलना चाहिए, आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो बैंक भी यही चाहता है कि अगर वो मार्केट से फंड्स को बोरो करना चाहता है तो उसे बेस्ट टर्म एंड कंडीशन पे फंड्स मिले, जहां पर इंटरेस्ट रेट भी कम हो, टर्म एंड कंडीशन भी अच्छी हो, जिससे बैंक को फायदा हो। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड है ट्रेजरी और सर्विसेज के अंदर, उसे भी ध्यान में रखना है, यानी कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको अच्छे तरीके से, मतलब कि बढ़िया से बढ़िया ट्रेजरी और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, और बैंकों के लिए एक प्रॉफिट सेंटर का काम भी करना, यानी कि बैंक को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर जो है वो देना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी बैंक के लिए उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट का, ठीक है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हैंडल करता है और उसे परफॉर्म भी करता है। जैसे कि जितने भी मार्केट ऑपरेशंस हैं, चाहे वो डीलिंग से रिलेटेड हो, सेटलमेंट से रिलेटेड हो, कस्टडी से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ये सारे काम जो है वो कमर्शियल बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वही करता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो इन फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म जो है वो नहीं किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट आता है वो होता है फ्रंट ऑफिस। देखो, फ्रंट ऑफिस के अंदर जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, यानी कि जितने भी फंक्शंस हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट के, वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि करेंसीज को बाय करना, बॉन्ड को बाय करना, डेरिवेटिव को बाय करना, उसको सेल करना, जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो फ्रंट ऑफिस के अंदर ही यहाँ पे जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रंट ऑफिस का काम है ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना और जितने भी फाइनेंशियल रिस्क जुड़े हुए हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस के साथ उनको लेना, यानी कि फ्रंट ऑफिस वाले ट्रेडिंग करेंगे और रिस्क लेंगे। उसके बाद मिड ऑफिस वाले क्या करेंगे? मिड ऑफिस वाले बेसिकली ये जो रिस्क फेस कर रहा है एक फ्रंट ऑफिस, यानी कि जो फ्रंट ऑफिस जितने भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहा है ट्रेजरी के, उससे जो भी रिस्क अराइज हो रहा है उस रिस्क को मॉनिटर करना और उसे मैनेज करने का काम जो है वो मिड ऑफिस वाले करते हैं। मिड ऑफिस वाले बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन, रिस्क और परफॉर्मेंस के ऊपर वेरियस रिपोर्ट्स बनाते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि उसके बिहाफ पर वो डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो कर सके। फिर आता है आपका यहाँ पर बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने का काम, या फिर जो यहाँ पर ट्रेड्स है उनको सेटल करने का काम, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम, साथ ही साथ अकाउंट्स को रिकंसाइल करने का काम जो है वो करता है। यानी कि तीनों ही ऑफिस के जो काम है वो अलग अलग है। फ्रंट ऑफिस वाले ट्रेडिंग करेंगे, मिड ऑफिस वाले उससे जो रिस्क अराइज होगा उसको मैनेज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और जो बैक ऑफिस वाले वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अकाउंटिंग वगैरह करना, उसका काम जो है वो करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरर। एक जो ट्रेजरर है उसके यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, ट्रेजरर कौन होता है? ट्रेजरर वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पर ट्रेजरी फंक्शंस को, जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म भी करता है और उनको मॉनिटर भी करता है। जितने भी फंक्शन हमने देखे उन सभी को परफॉर्म और मॉनिटर करने का काम जो है वो ट्रेजरी करता है। तो आप कह सकते हो ये ट्रेजरी मैनेजमेंट का हेड होता है, यानी कि ट्रेजरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसका हेड होता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रेजरर की फंक्शंस की बात करें तो मेनली उसके 2
इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको वो परफॉर्म करता है। वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहले देखो जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं, ये वर्ड बार बार आ रहा है। देखो जो आरबीआई है वो बैंकों को कंपलसरी कहता है, ठीक है, और जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है वो कंपलसरी बैंकों को कहता है कि आपको अपने डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जो कि आपका कैश रिजर्व कहलाता है, और एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, जिसको हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो जो आपका ट्रेजरी ऑपरेशन ट्रेजरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इन स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, यानी कि जो भी फंड्स को रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट है आरबीआई के पास और अपने पास खुद के पास, उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जो भी सरप्लस फंड है उसको इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए या फिर मैनेज किया जाए, यूज किया जाए कि आपको मैक्सिमम रिटर्न भी यहां पर मिल सके, प्रॉफिट भी मिल सके, साथ के साथ आपकी जो लिक्विडिटी है वो भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो ना रह सके, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो हमें एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर, हम एडिशनल रिसोर्सेज को भी जो है वो रेस कर सकते हैं, ताकि जो अचानक से जो क्रेडिट डिमांड आ चुकी है उसको हम ऑप्टिमल कॉस्ट के ऊपर जो है वो फुलफिल कर पाए और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दे पाए, और जो मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क है उसको हम यहां पर मैनेज कर पाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि ट्रेजरर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कुछ यहां पर बेसिक ट्रेजरी फंक्शंस के। क्या है हमारे यहां पर कुछ बेसिक ट्रेजरी फंक्शंस के, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। हमारी वीडियोस की जो ड्यूरेशन होती है वो काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर सकते हो, और इन वीडियोस को आपकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको देखते हुए ही बनाया गया आईआईबीएफ के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारा कोर्स ओवरऑल आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कोर्स की डिटेल्स, तो जल्दी जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अब बात करेंगे कुछ बेसिक ट्रेजरी फंक्शंस की। देखो वैसे तो हमने जो मेन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको डिस्कस कर लिया है, अब कुछ बेसिक ट्रेजरी फंक्शंस है जो कि परफॉर्म करता है ट्रेजरर। पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक ऑपरेशंस की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉरेक्स ऑपरेशंस की, ठीक है। डोमेस्टिक ऑपरेशंस की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व, तो जो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, जो कि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद लिक्विडिटी को मैनेज करना, यानी कि ना तो लिक्विडिटी कम होनी चाहिए और ना ही लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आप प्रॉफिट कम कमा पाओगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिटेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो आपके पास जो सरप्लस फंड्स अवेलेबल है, यानी कि आपके पास जो सरप्लस रिसोर्सेज है उनको आप प्रॉफिटेबल तरीके से इन्वेस्ट करोगे मार्केट के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रेजरर का। अगर आप एक ट्रेजरर हो तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे रिसोर्सेज की कि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट पहुंचाए और रिस्क भी कम हो, साथ के साथ ट्रेडिंग भी करे। जो ट्रेजरर होता है वो ट्रेडिंग भी करता है, आर्बिट्रेज भी करता है, ठीक है, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। साथ के साथ हेजिंग भी करता है, जितने भी ऑपरेशंस है जिसके साथ अगर उसके साथ कोई रिस्क अटैच है तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हेजिंग भी जो है वो करता है। साथ के साथ मिड ऑफिस और बैक ऑफिस की जो फंक्शंस है वो भी जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर आता है आपका फॉरेक्स ऑपरेशन। फॉरेक्स ऑपरेशन के अंदर पहला फंक्शन है एक्सटेंडिंग कवर टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजेक्शन। देखो जब आप कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपको करेंसी रिस्क फेस करना पड़ता है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर फॉरेक्स ऑपरेशन के अंदर उन लॉसेस को आपको कवर करना है, यानी कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजेक्शन उनको आपको एक कवर प्रोवाइड करना है। जैसे
मान के चलिए कोई फाइट हो रही है, जैसे आर्मी में फाइट हो रही है, तो वो दूसरे पर्सन से कवर डिमांड करते हैं कि वो गोलियां चलाए और छुपकर निकल जाए। तो ऐसे ही हमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को एक कवर प्रोवाइड करना है कि जितने भी रिस्क है वो उस कवर से टकराकर वापस चले जाए, यानी कि उसको हमें लॉस जो है वो ना हो सके। ठीक है, वैसे इसका आर्मी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी जस्ट समझा दी गई, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो जितने भी यहाँ पर फॉरेन फॉरेक्स एसेट एंड लायबिलिटीज है उनकी फंडिंग और उनको मैनेज करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रेजरर परफॉर्म करता है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर फॉरेक्स रिस्क जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे प्रोप्राइटरी रिस्क है, ठीक है, तो उनको उनकी भी हैजिंग करना, यानी कि उनके लिए भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करना, ताकि जितने भी फॉरेक्स रिस्क है उसको हम यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर सके। साथ के साथ ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज करना और मिड बैक ऑफिस फंक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, तो यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है, उसका पार्ट वन हमने यहाँ पे जो है वो कवर कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था तो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। तो पार्ट वन ऑलरेडी आज हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जहां पर हमने ट्रेजरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेजरी एसेट्स और लायबिलिटीज प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक फटाफट से मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की डिप्लोमा के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारी लाइव सेशन को आपने जरूर यहाँ पर अटेंड करना है। हमारे यहाँ पर पेपर 1 के अभी फिलहाल पेपर 1 के यहाँ पर लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम पेपर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंसेप्चुअल फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज का टॉपिक जो है वो कवर किया है। तो अगर आप अच्छे तरीके से पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलरली बेसिस पे इन लाइव सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लाइव सेशन के अंदर कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब जो मिल जाएगा। और अगर डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो उससे आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड और एडिशनल डिटेल्स अगर चाहिए होंगी। ठीक है, और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको जाकर जरूर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से बता दीजिए यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट नहीं आता है तो हम सेशन को यहाँ पर ओवर कर देंगे, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं, फटाफट से बताइए। ऑल इज क्लियर? ओके, तो फिर हम यहां पर सेशन को ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।